Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope so you all are doing great. As you know, today is our third lecture of this English series. I just want to explain this topic. Third topic is phrase. But first of all, I will tell you what's the purpose of my this English series. It's all about English grammar from basic learners to advanced learner. जिन्होंने मेरा फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली वो मेरा फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर जाके देखें. डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक शेयर किया होगा या फिर आपको मेरी वीडियो के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा आइकन, वो आई बटन, तो उस पर आप क्लिक करके मेरा चेक कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट ओवर टू डेज थर्ड टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बिकॉज दिस टॉपिक विल बी वेरी लॉन्ग टुडे. ये ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट. Phrase, what is phrase? Identity of phrase and its types. Now आपको देखिए आइडेंटिटी, टाइप्स एंड फ्रेज को सबसे पहले समझना होगा कि फ्रेज कहते किसको हैं. आइडेंटिटी मीन्स इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये फ्रेज़ है, और इसकी टाइप्स कितनी हैं. देखिए ये जो इसकी टाइप्स मैं आज बताने जा रही हूँ, आई डोंट थिंक सो कि किसी ने ये पढ़ी होंगी या किसी ने बताई होंगी. बहुत कम लोग ये जानते हैं. सिर्फ हमें इतना ही बताया होता है कि फ्रेज़ एक इनकम्प्लीट अनकम्प्लीट वो सेंटेंस होता है जिसमें जो कंप्लीट मीनिंग नहीं रखता. इस तरह का हमें बस बताया होता है, लेकिन इसमें आपको इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल मिलेगी. So first of all, definition is here. A phrase is a meaningful sequence of two or more words that works as a unit in a sentence. Look at this definition again. Meaningful sequence of two or more words which act as a unit in a sentence. Means एक sentence में unit के तौर पर ये work करते हैं और मीनिंगफुल वर्ड्स का ये एक ग्रुप होता है शॉर्ट. ठीक है. सो इट कंटेन्स नाइदर अ सब्जेक्ट नॉर अ वर्ब. मीन्स इन अ फ्रेज देर विल बी नो सब्जेक्ट और वर्ब. सेकेंड इज थिंग वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थर्ड इज इट इज़ अ कंप्लीट, it's not a complete sentence in itself. It make a sense but not a complete sense. Okay, let's look some examples for more understanding. वैसे मैं briefly थोड़ा सा उर्दू में बता देती हूँ कि phrases कहते हैं ऐसे वर्ड्स ऑफ ग्रुप को जो कि सेंटेंस के अंदर यूज़ होते हैं, जिनके अंदर हमें कोई सब्जेक्ट या हमें वर्ब नहीं मिलता. इसके अलावा इनकी कंप्लीट सेंस नहीं होती. सेंस बनाते हैं बट नॉट अ कंप्लीट सेंस. सो आप एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको मज़ीद ही इंशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग होगी. These examples I put almost 7 examples just for your better clearing understanding. Okay, look at this. First example is I'm wearing a nice red shirt. देखिए अगर मैं कहती हूँ किसी को देख के या कैसे a nice red shirt, तो देखें आपने क्या मतलब a nice red shirt दी, तो ये एक सेंटेंस बन रहा है कि बहुत खूबसूरत कोई रेड शर्ट है. लेकिन क्या मतलब आपने इसके पीछे एक सेंटेंस है या सोच है कि आप क्या कह रहे हैं कि उसने या मैंने या किसी ने एक बहुत ही खूबसूरत रेड शर्ट पहनी हुई है. सो अ नाइस रेड शर्ट इज़ अ फ्रेज दैट हैज़ नो सब्जेक्ट और नो वर्ब हियर. मतलब एक फ्रेज में कोई एक्शन वगैरह नहीं होगा. The woman in the room is my aunt. Like in the room, there is no subject or verb. It's a group of meaningful, like a sequence of some words. It contains neither a verb or subject, and it doesn't have a complete sense in itself. देखिए इन द रूम, इसमें कोई complete sense नहीं. जब आप complete sentence पढ़ेंगे तो आपकी complete sense built होगी, अदरवाइज आपको इन द रूम क्या इन द रूम. So let's look at third example. She stayed at school for few hours. देखिए आपने जब complete sentence बोला है she stayed at a school for few hours, means इसकी complete sense बन रही है. But if you say फॉर फ्यू आवर्स, लाइक कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, क्या कुछ घंटों के लिए, तो उसके पीछे एक सेंटेंस होती है, कुछ बात होती है जो कि इनकम्प्लीट होती है.
सो आई सा जोकर इन द स्ट्रीट. इन द स्ट्रीट में क्या है, एक मीन्स कंप्लीट सेंस नहीं आपको बता रहा. सो इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपको कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा. इट इज ड्राइंग अ मैप ऑन द वॉल. ऑन द वॉल देयर इज नो subject, no verb, it's incomplete sense. So these all examples are fulfilling our definitions of phrase. इसमें आप जोन से भी ये definitions देखेंगे. देखिए फर्स्ट हमारी definitions का पॉइंट था कि ग्रुप ऑफ सम वर्ड्स, ओके, that has no subject and verb. There is no subject or verb, group of words and it's incomplete sense. It's making okay. अब देखें कि मैं आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन बताती हूँ जो कि मैंने नहीं बताई, इधर लिखा नहीं लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. यूजली जो फ्रेज़ होता है वो कंसिस्ट होते हैं 3 पार्ट्स पे. लाइक 1 पार्ट उसका होता है उसका पार्टिसिपल्स का होता है, अदर पार्ट्स उसका होता है प्रेपोजिशंस का होता है, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस और नाउन. दिस 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स एंड नाउन्स. अब प्रेपोजिशंस जिनको नहीं पता उनको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट सीरीज़ में लास्ट में कंप्लीट करूँगी. इंशाल्लाह हम सारे टॉपिक कवर करेंगे. प्रेपोजिशन ये जो देखें, अगर मैं फर्स्ट सेकंड देखूँ अपनी एग्जांपल, तो हियर इज़ प्रेपोजिशन इन आर्टिकल्स. द, वो आर्टिकल्स तो आपको आते ही होंगे, आ, द और एन, और रोम इज़ नाउन. सो यूजली जो फ्रेजेस की आइडेंटिटी होती है उसमें प्रेपोजिशन होती है, आर्टिकल्स होते हैं और नाउन होते हैं. आई थिंक सो मुझे नेक्स्ट कर लेना चाहिए. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ फ्रेजेस. टाइप्स ऑफ फ्रेजेस आपको यूजली आप किसी बुक से देखेंगे, जहाँ से मर्जी देख लें, इवन कि आप एडवांस जो बुक है रन एंड मार्टिन की भी देखेंगे तो उसमें भी आपको फ्रेजेस की कोई टाइप्स वगैरह नहीं दिखाई होंगी और ना इतना लाइक एक्सप्लेन किया होगा. बट हियर आर 10 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस दैट आई विल एक्सप्लेन ब्रीफली विद यू. यू हैव टू अंडरस्टूड इट केयरफुली. फर्स्ट type is noun phrase, second is verb phrase, third is adjective phrase, and fourth is adverb phrase, fifth is prepositional phrase, sixth is gerund phrase, seventh is indefinitive phrase, eighth is appositive phrase, ninth is participle phrase, and tenth is absolute phrase. अब देखें ये फ्रेजेस की मैंने टाइप्स तो बता दी हैं, ये नाम है सारे, ठीक है. नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रपोजिशंस, जेरंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल्स, एब्सोल्यूट. देखिए आपको मे भी थोड़ी सी समझने में मसला हो, लेकिन आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स, डोंट वरी. बट आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी. एक दफ़ा नहीं, आप 2 दफ़ा लास्ट में देखिएगा, 2 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा लास्ट में देखिएगा, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी. लेकिन अगर आपको समझ नहीं आती तो काइंडली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी. ओके, लेट्स गेट स्टार्ट ओवर टाइप्स. फर्स्ट टाइप इज़ नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज, नाउन का तो आई थिंक सो कि आपको सबको पता होगा, जो कि बच्चे को नाउन फ्रेज का पता होता है. फ्रेज नहीं, नाउन का तो पता होता है, नाउन प्रोनाउंस लाइक. देखिए, एज नेम इंडिकेट्स अ नाउन फ्रेज consist of a noun and other related words. A noun phrase consists of a noun and other related words which modifies the noun. देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि जो noun phrase होगा उसमें noun होगा and some other modifier words होंगे. A noun phrase consists of a noun means एक ऐसा phrase होगा जिसके अंदर आपको noun लाजमी मिलेगा और उसके साथ कुछ words होंगे. बिकॉज हमने कहा था कि फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, नाउन के साथ कुछ वर्ड्स होंगे जो कि मॉडिफाई करेंगे आपके नाउन को मॉडिफाई करेंगे. इट फंक्शन एज अ नाउन, जो आपका फ्रेज होगा वो नाउन के तौर पर फंक्शन करेगा. इट फंक्शन एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तौर पर भी काम कर सकते हैं जो आपका फ्रेज होगा उसके अंदर. और एन ऑब्जेक्ट एज अ कम्प्लीमेंट और अ कम्प्लीमेंट. Let's look at the examples. Here is she likes swimming in the sea. Look at this example carefully.
इन दिस फ्रेज सी इज नाउन। देखिए ऐसे ही अगर आपको कोई एग्जांपल उठा के दे देते हैं और आप लोगों से कहते हैं कि इसमें आपने फाइंड आउट करना है नाउन फ्रेज को, तो आपको पता होना चाहिए कि नाउन फ्रेज में सबसे तो पहले हमने नाउन फाइंड आउट करना है। तो सी इज नाउन एंड स्विमिंग इन द, दीज आर द मॉडिफायर्स ऑफ नाउन। मीन्स यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो वर्ड्स है स्विमिंग इन द सी, ये नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में बताया कि नाउन फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ नाउन एंड सम अदर रिलेटेड वर्ड्स, दीज आर सम अदर रिलेटेड वर्ड्स स्विमिंग इन द सी विच मॉडिफाइज द नाउन। सी इज नाउन एंड these words are modifying the noun. So look at another example. Early to bed is a good habit. Here underline this line, this phrase. Bed is noun and early to is the modifier of noun. Means ये मॉडिफाई कर रहे हैं नाउन को। बेड मतलब बेड से पहले उठना, जल्दी सुबह सवेरे उठ जाना बेड से, इट्स अ गुड हैबिट। तो मीन्स हमने नाउन फ्रेज उस ऐसे नाउन फ्रेज को कहना है जिसके अंदर नाउन होगा और सम रिलेटेड वर्ड्स होंगे, जिसमें क्या आपको पता चल जाएगा कि ये नाउन है और कुछ सम वर्ड्स हैं जो कि इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। ओके, मैं ज़्यादा ही आई थिंक सो एक्सप्लेन कर दिया है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो नेक्स्ट वर्ब फ्रेज। देखिए जैसे आपका नाउन फ्रेज इंडिकेट कर रहा था, नाउन फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ नाउन एंड सम मॉडिफायर्स। अब वर्ब फ्रेज में, वर्ब तो आपको पता है कि एक मेन वर्ब होते हैं, सम हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो वर्ब फ्रेज में इट्स अ कम्बिनेशन, वर्ब फ्रेज इज अ कम्बिनेशन ऑफ मेन वर्ब एंड सम हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल वर्ब्स कह लो या एक्सिलरी वर्ब्स कह लो, जैसे कि आपको इसका ऑलरेडी पता है, जिसमें इज, आर, एम, वॉस, वर, हैज़, वर, हैड, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो यूज़ होते हैं। अब कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको मेन वर्ब्स नज़र आएगा, ठीक है, लाइक वेटिंग, वॉचिंग, रीडिंग, ये मेन वर्ब है, ठीक है, वॉकिंग, टॉकिंग, लाइक दिस मेन वर्ब है। और उन मेन वर्ब के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब्स यूज नज़र आएगा, तो वो आपका वर्ब फ्रेज होगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। अच्छा, एक और ये वर्ब फ्रेज का एक सेकंड पॉइंट है, द मेन वर्ब कम्स लास्ट इन द वर्ब फ्रेज। अच्छा जी, जो वर्ब फ्रेज है, ये वर्ब फ्रेज जो मेन वर्ब होता है वो लास्ट पे आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। लाइक ही और शी इज वेटिंग फॉर समवन, लाइक वेटिंग इज मेन वर्ब, वेट करना इट्स अ मेन वर्ब है। वर्ब कहते हैं किसी एक्शन को, काम को। शी और ही इज वेटिंग एंड इज हेल्पिंग वर्ब, सो it's with like main verb, this helping word is this with this main verb, so this example is fulfilling the definition of verb phrase. And you are trying very hard, try to do something, try is verb, so here are helping verb are, so it's also verb phrase. verb phrase की पहचान ये है कि आपका मेन वर्ब लास्ट पे आएगा, उसके साथ आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। सो ही मस्ट हैव ड्रंक अ डिलीशियस ड्रिंक। देखें ड्रंक या ड्रिंक जो भी है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कि ड्रंक एक एक्शन है, एक वर्ब है। मस्ट एंड हैव ये आपके मॉडल वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि आपके मेन वर्ड के साथ आए हैं, ड्रंक के साथ। सो इट्स अ वर्ब फ्रेज। आई होप सो इट्स ऑल क्लियर। सो आई एम गोइंग टू नेक्स्ट। नाउ इट्स इजेक्टिव फ्रेज। इजेक्टिव फ्रेज में क्या आप करेंगे? इजेक्टिव फ्रेज में होता है कि देखिए जैसे नाउन फ्रेज था, वर्ब फ्रेज है। इजेक्टिव फ्रेज कंसिस्ट ऑफ इजेक्टिव, लाइक एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स that consist of adjective, like here is example, definitions. An adjective phrase is a group of words that act like an adjective in a sentence. एक sentence में जो adjective के तौर पर काम करेगा। अब adjective किसको कहते हैं? adjective कहती हैं that modifies the noun और pronouns। noun कहते हैं हम किसी भी शख्स, किसी भी जगह या किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं। और लाइक अगर मेरा नाम इकरा है तो किसी और का नाम लाइक खतीजा है या आयशा है, ज़ैनब है, कोई भी नाम है, कोई बॉयज़ के नेम है, तो उनकी जगह अगर हम ही, शी, इट या दे, वो यूज़ करते हैं तो वो प्रोनाउंस हो जाते हैं।
तो इजेक्टिव फ्रेज क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं नाउन को या प्रोनाउन। ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको इजेक्टिव नज़र आएगा वो आपका इजेक्टिव फ्रेज होगा, और दिस इजेक्टिव फ्रेज मॉडिफाइज द नाउन एंड प्रोनाउंस। चलें ये एग्जांपल देख लेते हैं। देखें, शी इज़ एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट इज़ इजेक्टिव फ्रेज बिकॉज इट्स मॉडिफाइंग द शी इज़ प्रोनाउन। तो डेफिनेशन हमने क्या बोली, जिसमें इजेक्टिव होगा डेट विल बी मॉडिफाइंग द pronouns are noun, so she is pronoun and extremely intelligent means देखें she is an extremely intelligent girl, मतलब वो बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल है। तो हम प्रोनाउन के बारे में कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं कि वो ऐसी है। अब ब्लैक बिग बग crept under the blanket, like देखिए बग, व्हाट इज बग, बग क्या है, इसमें एक आपको नाउन नजर आ रहा है बग, ठीक है। अब ये क्या मॉडिफिकेशन कहाँ हो रही है, ब्लैक बिग, वो कह रहे हैं ब्लैक ब्लैक है और बिग क्या है बग। अब मतलब बिग के साथ ब्लैक बिग को लगा के बैग के साथ उन्होंने बग के साथ मॉडिफिकेशन की है, तो ये आपका इजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एंग्री, द एंग्री डॉग बार्क्स ऑल द डे। देखें डॉग इज अ नाउन, ठीक है। अब हमने कहा है कि इजेक्टिव फ्रेज वो होगा जो नाउन या प्रोनाउन में मॉडिफिकेशन करेगा। एंग्री क्या है, आपका इजेक्टिव है जो कि नाउन में मॉडिफिकेशन कर रहा है। सो नेक्स्ट, अच्छा ये देखें, ये आपके लिए एक क्विज है जो कि आपने सॉल्व करना है। द डॉग डेट सीम्स वेरी एंग्री बार्क्स ऑल द डे। अब ये आपने इसको नोट डाउन करना है, आपने इसमें मुझे बताना है कि कौन सा इसमें इजेक्टिव फ्रेज है और कौन सा नाउन है, कहाँ मॉडिफिकेशन हो रही है। प्लीज़ यू हैव टू गिव मी द आंसर इन कमेंट सेक्शन, और ये आपके लिए क्विज है, समझ पता चल जाएगा कि आपको कितनी समझ आई है इसकी। चलें नेक्स्ट हमारा एडवर्ब फ्रेज। अब एडवर्ब फ्रेज क्या है, जैसे हमने नाउन फ्रेज पढ़ा है, वर्ब फ्रेज पढ़ा है, इजेक्टिव फ्रेज पढ़ा है, एडवर्ब फ्रेज भी बहुत ईजी है। अब एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स लाइक एन एडवर्ब, जो कि देखिए पहली लाइन तो हर किसी में सेम है, डेट एक्ट लाइक अ नाउन, डेट एक्ट्स लाइक अ वर्ब, डेट एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव, डेट एक्ट्स लाइक एन एडवर्ब्स। नाउ इट विल मॉडिफाई वर्ब। ये जो आपका एडवर्ब है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडिफाई करेगा वर्ब को। वर्ब कहते हैं एक्शन को, कोई भी एक्शन, कोई भी जो काम होता है। लाइक मैं अगर आपको लेक्चर दे रही हूँ तो इट्स माई वर्ब, मैं एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट इट विल मॉडिफाई द इजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। देखें इसकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मे भी आपको इधर कन्फ्यूजन हो, तो आपने एडवर्ब फ्रेज की सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये रखनी है कि वर्ब फ्रेज में मोस्टली बताया जाता है कि वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये बताया जाता है कि ये काम जो एक्शन है कब, कैसे, क्यों और कहाँ हुआ है। सिर्फ इसको लाइक अंडरस्टैंड करने आपको समझ आ जाएगी। देखिए एन एडवर्बियल फ्रेज एक्सप्लेन्स वाई और हाउ और वेयर और व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस। आप इस लाइन को समझ लें, आपका क्लियर हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज। ओके, लुक एट दिस एग्जांपल, शी स्टेप्ड आउट विद स्लो स्टेप्स। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि वो कैसे कर रही है, ठीक है। हाउ मीन्स यहाँ हाउ का बताया जा रहा है कि कैसे काम हो रहा। आई विल डू इट इन अ मिनट, मैं कह रही हूँ कि मैं मतलब इतने टाइम में ये काम कर लूँगी। तो इसमें क्या मतलब है कि मैं बता रही हूँ कि व्हेन आई विल कंप्लीट माई वर्क। सो व्हेन इसमें आ गया है। शी ब्रॉट फ्लावर्स फॉर हर मदर्स। देखिए अगर कोई फ्लावर्स लेकर आ रहा है तो हम पूछेंगे कि उसने ये क्यों लेकर आया, तो वो रीज़न बता रही है कि वाई शी लाइक ब्रॉट फ्लावर्स, तो वो अपनी मदर के लिए लेकर आई, तो इसमें वाई आ गया। नाउ लुक एट दिस फोर्थ एग्जाम्पल, अ बिग बैड बियर अपीयर्ड इन अ डिस्टेंस। मीन्स इन अ डिस्टेंस में अ बिग बैड बियर जो अपीयर हुआ, जाहिर हुआ, तो इसमें बता रहे हैं डिस्टेंस मीन्स वेयर इट अपीयर्स। ओके नेक्स्ट, आई एम सॉरी थोड़ा सा लेक्चर लेंथी होगा, बट आई थिंक सो इट्स द बेस ऑफ योर इंग्लिश। सो जाहिर है लेक्चर्स कुछ समझने के लिए कुछ पाना पड़ता है। चलें फिफ्थ, प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशन से कौन मीन्स वाकिफ नहीं है, सारे जानते हैं प्रेपोजिशंस को।
लेकिन इसकी ज़रा लाइक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है इसमें। सो चले खैर, प्रपोजिशंस फ्रेज में क्या होता है कि इसमें आप कोई भी सेंटेंस होगा, एक उसमें प्रपोजिशन होगा और प्रपोजिशन के साथ उसका मेन वर्ब होगा, प्रपोजिशन होगा और उसका साथ मेन ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि अ प्रपोजिशनल फ्रेज मोस्टली बिगन्स विद अ प्रपोजिशंस, जाहिर है जैसे कि फर्स्ट लाइन में दिखाया जा रहा है कि उसमें एक प्रपोजिशन होगा और साथ ही इंक्लूडिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन को ऑब्जेक्ट इसके साथ होगा। लाइक एग्जांपल देख लेते हैं हम। ही इज गोइंग टू इज प्रपोजिशन, स्कूल इज ऑब्जेक्ट। सो योर डेफिनेशन इज क्लियर according to these examples. And second example is the cat is sitting under the table. Under is the preposition and the table is object. Okay, next over gerund phrase. अब देखिए जो gerund है ये एक न्यू चीज़ होगी कुछ बच्चों के लिए, लेकिन इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट लेक्चर अपना बनाऊंगी जो कि मैं आपको दूंगी। बस थोड़ा सा इंशाल्लाह रह गया, इसको देख लें। अ जेरेंड फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ जेरेंड। जेरेंड मीन्स एक सिंपल फॉर्म होती है वर्ब की, जिसको हम बेस फॉर्म भी या सिंपल फॉर्म भी कहते हैं या फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं, और उसके साथ आईएनजी यूज़ करते हैं, उसको जेरेंड फेस करते हैं। वैसे इसकी और भी काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, आई विल एक्सप्लेन इन द कमिंग लेक्चर्स इंशाल्लाह। जेरेंड फ्रेज कंसिस्ट होगा वर्ब पर प्लस आईएनजी इसमें होगा, इट्स ऑब्जेक्ट एंड मॉडिफायर्स होंगे, इट फंक्शंस एज अ नाउन एंड इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्स भी हो सकते हैं। आपने अंडरस्टैंडिंग इसकी रखनी है कि वर्ब होगा और आईएनजी इसमें होंगे, ठीक है, जो कि इसके साथ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ मॉडिफायर वर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल में दिखाया गया, ये आप एग्जांपल में से समझें। He likes writing. Writing is write. To write is verb first form but ing. So writing is gerund. Coming books. Books is object means वो काम करी books के ऊपर. She likes writing coming books. Here gerund phrase function as an object. Now reading coming books. Reading means देखिए इधर हम जो subject के तौर पर रीडिंग कॉमिक बुक्स ब्रिंग अस जॉय, हेयर जेरेंड फ्रेज एक्ट एज एन सब्जेक्ट। देखिए जेरेंड फ्रेज है ना रीडिंग, रीड मीन्स एक वर्ब है, आईएनजी लगा हुआ और इसमें ये जो वर्ब आईएनजी के साथ ये जेरेंड बन जाते हैं और जेरेंड यहाँ क्या काम कर रहा है, एक सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इज 7th इंशाल्लाह मैं ये बहुत जल्द अब कंप्लीट करने लगी हूँ। इन्फिनिटिव फ्रेज। इन्फिनिटिव फ्रेज इज मेड अप ऑफ एन इन्फिनिटिव। अब देखें इन्फिनिटिव में भी आपके लिए न्यू वर्ड हो, लेकिन इन सब टॉपिक्स के ऊपर एक सेपरेट सी वीडियो लाजमी बनेगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह डेवलप होगी, लेकिन अब आपने इसको समझना है। देखें इसमें क्या होता है, टू होता है इन्फिनिटिव में, आप कोई ऐसा लाइक सेंटेंस जिसमें टू होगा और साथ बेस वर्ब होगा। बेस वर्ब मीन्स बेस फॉर्म ऑफ वर्ब्स मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की होगी। टू के साथ जब भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की होगी उसको आप इन्फिनिटिव फ्रेज कहेंगे। जैसे कि आपने ये पीछे पढ़ा कि वर्ब होगा प्लस आईएनजी, लेकिन इसके साथ टू होगा और उसके साथ क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की होगी और कुछ मॉडिफायर्स वर्ब। मॉडिफायर्स कहते हैं कि जो किसी में थोड़ी सी चेंजिंग कर दे वर्ड्स में। देखिए इट ऑलवेज एक्ट एज नाउन an adjective or an adverb within a sentence. Like example, Mr. Darren loves to play. To is infinitive plus play is first form of verb. Mr. Darren loves to play. It's जहाँ आपको to के साथ कोई first form verb की आ जाएगी तो वो आप infinitive आपके sentence होंगे। इसकी जो main जो understanding है या इसकी पहचान वो यही है। He made a plan. देखें एक और बात है कि चलें वो मैं आपको आगे इंशाल्लाह बता दूंगी। ही मेड अ प्लान टू बाय अ न्यू कार। टू मीन्स और विद इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सो इट्स इन्फिनिटिव फ्रेज। टू अर्न मनी, ये टू भी है और साथ अर्न फर्स्ट फॉर्म है। सो इज़ अ डिज़ायर ऑफ एवरीवन। सो ये आपको एग्जाम्पल के साथ इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अपोजिटिव फ्रेज। अपोजिटिव फ्रेज इज़ वेरी वेरी ईजी। अपोजिटिव फ्रेज में वैसे मैं आपको बता दी थी इसमें क्या होता है कि इसमें we give more information about noun और pronoun। मीन्स हमें noun या pronoun के बारे में ज़्यादा information कोई दे रहा हो
ठीक है, तो उसको हम अपोजिटिव फ्रेज कहेंगे, जो कि आपको किसी भी बुक में ये नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल देखिए आप, पपी नेम्ड बफी। देखिए अब पपी जब ऑलरेडी बता दिया, हम ये भी कह सकते थे पपी इज़ द इंटरनेट्स लेटेस्ट सेंसेशन, तो साथ इन्होंने मोर इन्फॉर्मेशन दी है अबाउट पपी, लाइक पपी नेम्ड बफी। नेम्ड बफी इज़ द अपोजिटिव फ्रेज दैट टेलिंग अस अबाउट द पपी। नाउन, जन्नत ओवर क्लास टॉपर्स डस नॉट लाइक टू वेस्ट टाइम। लाइक देखिए इसमें भी जन्नत का कह के साथ ओवर क्लासमेट, मतलब मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट लाइक नाउन बताया है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं इंशाल्लाह। पार्टिसिपल फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज में बहुत इजी है। इसमें एक आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और पास्ट पार्टिसिपल आपने यूज़ करना होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और बाद में पास्ट पार्टिसिपल आपको पता है वो कैसे हम चेंज कर देते हैं। ओके, लुक एट दिस सम एग्जांपल। द मैन स्टैंडिंग बाय द ट्री। देखिए स्टैंड इज द फर्स्ट फॉर्म एंड हियर आईएनजी। एग्जांपल्स देखिए, standing, stand is the first form ing, so its present participle by the tree is the modifiers were quarreling. Ikra is interesting to buy a TV stand made up of wood. अच्छा, made up of जो wood है, जो made है वो आपकी past participle होगा जो कि make से बना है। The table made up of steel, ये आपकी is very expensive, जो कि ये भी past participle example है। नेक्स्ट हमारी ये नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज टाइप है एब्सोल्यूट फ्रेज। देखिए ये एब्सोल्यूट फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज और जो आपका अपोजिटिव फ्रेज किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। मोस्टली बुक में 6 to 7 टाइप्स बताई होती हैं। एन एब्सोल्यूट फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेम लाइन दैट इंक्लूड्स अ नाउन, प्रोनाउन, पार्टिसिपल एंड मॉडिफायर्स। सेम एक एब्सोल्यूट फ्रेज में क्या होगा, नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, पार्टिसिपल भी हो सकता है। पार्टिसिपल में भी प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स कहते हैं जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज हो, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। एंड एब्सोल्यूट फ्रेजेस ऑलवेज हैव अ नाउन और प्रोनाउन। लुक एट द एग्जांपल, द स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स आर द नाउन स्टैंडिंग। देखिए मैंने कहा है कि इंक्लूडिंग अ नाउन, प्रोनाउन एंड पार्टिसिपल्स। Students are the noun and standing are the participles and modifiers side by side are the modifiers. So your definitions is clearer from these examples. Her baby calmed by toy. Sorry, it's a spelling mistake. By a toy. यहाँ वाई आप लगा लें। Kiran continue to clean the kitchen. देखिए वो यहाँ कह रहे हैं her baby calmed by a toy, मतलब उसका जो बेबी है वो खिलौनों के साथ वो काम है, जो कि किरण अपना काम किचन का कंटिन्यू है उसका। सो हेयर इज हर बेबी इज लाइक प्रोनाउन, नाउन के बारे में बताया जा रहा है। काम्ड बाय आ, इसमें पास्ट पार्टिसिपल की बात हो रही है, काम्ड। सो इट्स ऑल अबाउट फ्रेजेस, इट्स आइडेंटिटी एंड इट्स टाइप्स। आई होप सो इट ऑल विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हुई हो, कहीं मसला आया हो या समझ ना आई हो, तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल गिव यू द आंसर। सो वीडियो काफ़ी लंबी चौड़ी हो गई है, सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। हाँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर लाजमी करिएगा। वैसे मैंने ये स्टार्टिंग पे बताना था बट आई फॉरगेट टू टेल यू दिस। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।